ही शादी का नेक्स्ट पार्ट है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। एपिसोड 191। अधिराज आरू की मस्ती, भैरव का गुस्सा, प्रीता के जज्बात, प्रिया का दर्द। अब आगे। प्रीता विश्वा को मुड़कर पीछे देखती है। इस समय प्रीता का पीठ विश्व के सीने से लगा हुआ था और वह उसे पीछे मुड़कर उसके चेहरे में खोने से लगी थी। ये देख वह मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है मिस राजावत, एक ही पल में आपको मेरा चेहरा इतना पसंद आ गया कि आप उसमें डूबने लगी। यह कह वह अपने हाथ उसके कमर पर चलाने लगा और उसे खुद के और करीब खींच लेता है, जिससे प्रीता की पूरी बॉडी में एक कट सा दौड़ा जाता है। वही अभी भी वही एकटक देख रही थी। तभी विश्वा आगे बढ़कर अपने होंठ उसके गर्दन पर रख देता है, जिससे प्रीता की आंखें बंद हो जाती है। विश्वा आंखें खोले उसे ऐसे ही देखे जा रहा था और अपने होंठ उसके गर्दन पर हल्के हल्के मूव करते हुए बोला, क्या मेरी करीबी इतनी अच्छी लग रही है आपको। ये बोलते हुए वह भी अपनी आंखें बंद कर प्रीता को खुद के आगोश में खींच लेता है। प्रीता उससे दूर जाना चाहती थी, पर न जाने कौन सा ऐसा उसके साथ कनेक्शन जुड़ा था जो वह उससे दूर नहीं हो पा रही थी। पिछले कुछ समय से डेली विश्वा का कॉल आना, भले ही उससे बात नहीं करती थी, पर फिर भी वह दिन रात में न जाने कितनी बार कॉल करता था। कभी कभी अगर विश्वा का कॉल न आता तो वह बेचैन हो जाती थी और अपने फोन का वेट करते हुए इंतजार करती कि पर जैसे ही कॉल आती उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती। उसे नहीं पता था ये सब क्या है, पर जो भी था धीरे धीरे उसे भी अच्छा लगने लगा था कि कोई उससे बात करना चाहता है। वही दोनों एक दूसरे की करीबी को महसूस कर अपने आंखों से खो चुके थे। तभी अचानक प्रीता को अपने कान पर विश्वा की आवाज सुनाई देती है, वैसे अगर तुम चाहो तो हम इसके आगे भी थोड़ा बढ़ सकते हैं। पर वह क्या है ना, तुम्हारे घर वाले सोचेंगे एक कपड़ा देने में इतना समय कैसे लगता है। ये सुनते ही प्रीता झट से उससे दूर हो जाती है और उसके मुंह पर कपड़े फेंकते हुए भाग जाती है। वही विश्वा हंसते हुए ही वह जाते हुए प्रीता को देखता रह जाता है। प्रीता अपने कमरे में चली जाती है और अपनी आंखें बंद कर बिस्तर पर लेट जाती है और अपने बढ़ चले सांसों की धड़कन को कम करने की नाकाम कोशिश करने लगती है। वही भैरव छत पर इस समय अपना हाथ रख चुपचाप नीचे देख रहा था, जो इस समय खाली मैदान हो चुका था। बाहर कुछ लोग सफाई कर रहे थे। भैरव एकटक सिर्फ बाहर देख रहा था, वही पीछे कोई धीरे धीरे उसकी तरफ अपनी कदम बढ़ा रहा था। वह इंसान पीछे से जाकर उसे कुछ करता कि उससे पहले ही भैरव एक हाथ पीछे पकड़कर उसे खुद के आगे खींच लेता है। सामने कोई और नहीं श्रुति थी, जो अभी अभी नहाकर आई थी, पर उसके हाथों में इस समय कलर था। उसके बालों से अभी भी अपनी उसके ऊपर ही टपक रहा था। जब उसने राधिका को एक नौकर को कहते सुनाओ कि छत पर भैरव है और उसे बुलाकर लाए, तो श्रुति जो खेलने के मगन में एक पल के लिए भैरव को भूल सी गई थी। वही नौकर जब छत पर जाने को होता है तो श्रुति उसे रोकते हुए बोली कि मैं ऊपर ही जा रही हूँ और उसे भेज देती है। वही श्रुति भैरव को ही देख रही थी। तभी भैरव की नजर उसके हाथों की तरफ पड़ी। वह उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, ये सब क्या है और तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये सुन श्रुति कंधे उचकाते हुए बोली, यह क्या है का क्या मतलब। ये घर है, ये छत है, इस पर यहाँ कोई भी आ जा सकता है, और वैसे भी आप इतने साफ क्यों हैं। सभी ने तो होली पर धूम मचा दिया और आप वह इतना ही कहती है। तभी भैरव बोला, मैं पागलों की गिनती में नहीं आता। ये सुन श्रुति तपाक से बोली, इसका मतलब अधिराज भाई भी पागल है। ये सुन भैरव उसे घूर कर देखता है तो उसे श्रुति देख मुंह बना देती है। श्रुति उसकी तरफ आते हुए बोली, मुझे आपको थोड़ा सा कलर लगाना है, देखिए आपने बिल्कुल भी कलर नहीं लगाया। ये सुन भैरव बोला, चुपचाप जाओ यहाँ से श्रुति। ये सुन श्रुति अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोली, आपके मुंह से यह नाम तो सोने चांदी हीरे जवाहरात से जड़ा महसूस हो रहा है। उसकी ओवर एक्टिंग देख भैरव वहां से जाने को होता है कि वह उसके आगे आकर बोली, चली जाऊंगी, देखिए अगर आपने नहीं लगाया तो मैं पक्का आपको ज्यादा कलर लगा दूंगी, बस इतू सा लगाना है। ये बोल भैरव के पास आती है और अपने हाथों के कलर को एक जगह पूरा झाड़कर बस हल्का सा उसके गाल की तरफ बढ़ाती है। भैरव भी एक पल के लिए वहीं पर रुक जाता है। तभी श्रुति उसके पास जाते हुए उसके गालों पर धोखे से हाथों की सारे कलर को उसके चेहरे पर लगाकर जोर जोर से हंसते लगती है। यह महसूस होते ही भैरव गुस्से में देखते हुए बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैंने कहा ना मुझे कलर नहीं लगाना, तो तुम्हें समझ नहीं आता। ये बात भैरव इतना जोर से चिल्लाकर बोला कि श्रुति सहम कर खड़ी हो जाती है। श्रुति भैरव का गुस्सा देखा, बोली, मैंने इतना भी क्या कर दिया जो इतना चिल्ला रहे हो। अरे थोड़ा सा कलर ही तो लगाया है, धूल लो जाकर साफ हो जाएगा। ये बोलते हुए उसकी आंखों में नमी आ जाती है। ये सुन भैरव का गुस्सा और बढ़ने लगता है और वह आगे बढ़कर कसकर श्रुति का हाथ पकड़ पीछे मरोड़ देता है। उसके ऐसा करने से श्रुति के हाथों में दर्द सा होने लगा और वह रोते हुए बोली, मुझे छोड़ो भैरव। पर भैरव उसका हाथ जोर से पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हें कितनी बार मना किया है, मुझसे दूर रहा करो। तुम्हें ये बात तुम्हारे खोपड़ी में समझ नहीं आती। यह बोल उसके सिर पर टैप करते हुए बोला, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही प्यार की तड़प जाग रही है तो जाकर अपने स्टेटस वाले से इश्क लड़ाओ, और तुम्हारी यह हरकत जिसे पसंद हो उसे ये कलर लगाओ, और मेरे पास आने की कोशिश मत किया करो। ये कह वह श्रुति को ढकेल वहां से चला जाता है। श्रुति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगी। वही आहूजा फैमिली आज यहीं पर रुकने वाली थी। बहुत समय बाद मौका निकालकर वह लोग भी यहाँ पर आए हुए थे और विश्वा का आना उन लोगों का रुकने का एक और बहाना मिल गया था। वह चाहते थे विश्वा के मन में या विश्वा के प्रति जो इन लोगों के मन में कड़वाहट है वह दूर हो जाए और पहले की तरह सब कुछ अच्छा हो जाए। उन सब में अनिरुद्ध इस समय नहीं था, जिसे देखकर रिया मन ही मन में कुड़ रही थी। वही गायब तो आदित्य भी था, जो होली के समय से ही वह दिख नहीं रहा था।
और दिखेगा भी कैसे किसी को परेशान करने के लिए जो वह किसी के घर पर गया था। शाम के लगभग 4 बज चुके थे। वही काव्या अपना घर में बैठे टीवी देख रही थी, तभी उसका डोरबेल बजता है। वह टाइम देखती है और खुद से बोली, यहाँ कौन आया है ये बोल वह जाकर डोर के होल से देखती है तो सामने आदित्य को देख हैरान हो जाती है। अगले ही पल वह चुपचाप अंदर चली आती है, पर लगातार डोरबेल बजने से वह सोची बाहर अगल बगल के लोग ना जाए। ये सोच वह डोर खोलती है तो आदित्य अंदर आ जाता है। आदित्य के चलने से ही समझ आ रहा था कि उसने ड्रिंक की है। ये देख वह आदित्य से बोली, आदित्य सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और वह भी इस समय। ये सुन आदित्य आगे बढ़ते हुए बोला, तुम्हारे साथ होली खेलने आया हूँ। ये सुनते ही काव्या चिल्लाकर बोली, आपका दिमाग खराब है, आप इस समय मेरे यहाँ वह भी इस हालत में आए हैं, अगर यहाँ के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। ये सुन आदित्य हंसते हुए सोफे पर बैठ जाता है और बैठते हुए बोला, लोग कहेंगे क्या, यही कहेंगे कि लगता है इसने अपने आशिक को बुलाया है। आदित्य की ऐसी हरकत देख अब काव्या थोड़ी घबरा जाती है। वह तुरंत अपना फोन में वैभव को कॉल करने का सोचती है, पर अगले ही पर उसे आदित्य की आवाज आई, सोचना भी मत, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो फिर मैं अभी चिल्ला चिल्ला कर तुम्हारे अगल बगल के मोहल्ले वालों को बुलाऊंगा। उसके बाद लोग तुम पर कीचड़ उछालेंगे, क्या क्या जवाब देती फिरोगी। उसके आंखों में आंसू टपक पड़ते हैं और वह गुस्से में बोली, आदित्य आपको समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, और आप मेरे यहाँ क्यों हैं, आपको मेरी इज्जत उछाल कर क्या मिलेगा। आदित्य उठकर खड़ा होता है और काव्या के पास जाते हुए बोला, क्यों, तुम्हारी वजह से मेरे भाई ने मुझ पर चिल्लाया, मुझ पर इररिस्पॉन्सिबल का टैग लगाया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम मेरे घर में मेरी जो बेइज्जती हुई उसका थोड़ा भुगतान तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। ये बोल उसके करीब पहुंच जाता है। ना जाने क्यों काव्या को उससे डर सा लगने लगा था। काव्या को इस तरह करता देख आदित्य हंसते हुए जाकर सोफे पर बैठ जाता है और बोलता है, जाओ मेरे लिए कुछ अच्छा बना कर आओ, क्योंकि मुझे जोरों की भूख लगी है। ये सुन काव्या कुछ कहने को होती है, तभी आदित्य जोर जोर से सीटी बजाने लगता है। ये देखकर काव्या किचन में चली जाती है। वही रात हो चली थी और सभी लोग इस समय डिनर कर चुके थे। रिया अभी तक अपने बिस्तर पर आंखें बंद कर लेटी हुई थी। वही अनिरुद्ध रिया के कमरे का डोर खोल अंदर आता है। अंदर आते ही वह एक नज़र चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाता है तो रिया के कमरे में वह पहली बार आया था। रिया अपने कमरे में किसी को आने नहीं देती थी। अनिरुद्ध बहुत बार अपने कमरे में यहाँ आया था, पर रिया का कमरा वह नहीं देख पाया था। वह चारों तरफ देखते हुए उसकी नज़र रिया पर पड़ी, जो चुपचाप बिस्तर पर आंखें बंद कर लेटी हुई थी। अनिरुद्ध बाथरूम में जाता है और शॉवर लेकर बाहर आता है। उसने इस समय अपने पैंट पहनी हुई थी और वह कुछ हल्का पहनने को ढूंढ रहा था, पर उसे कुछ नहीं मिलता और रात होने की वजह से वह किसी से कुछ मांग भी नहीं सकता था। ये देख वह वैसे ही सोने का डिसाइड करता है। वह सामने देखता है तो एक सोफा था, पर छोटा था। वह वहां लाइट को नाइट बल्ब जलाता है और जाकर रिया के बगल में लेट जाता है। वही रिया उसके लेटते ही अपनी आंखें खोल देती है। उसकी आंखें हल्की लाल थी, जो रोने की वजह से थी या गुस्सा से ये किसी को नहीं पता। वही रात के 11 बज चुके थे और इस समय प्रियांशु के रूम में सभी के सभी बैठे हुए थे और कंप्यूटर में फोटोज देख रहे थे। फोटोज के देखते हुए सभी की नजरें अपने खिंचवाई हुई फोटो पर थी। प्रियांशु ने पहले ही एक कैमरामैन को सेट किया था ताकि वह होली के फोटोज को खींच सके। तभी उसके कमरे का डोर खुलता है तो सभी की नजर सामने जाती है तो वहां पर अधिराज खड़ा हुआ था। अधिराज को देख सभी एक दूसरे को देखते हैं। वही आरू प्रियांशु का हाथ पकड़कर उसके पास दुबक कर बैठ जाती है। ये देख प्रियांशु, प्रीता, श्रुति सभी कुछ समझ पाते हैं। उससे पहले ही अधिराज आता है और आरू का हाथ खींचकर उसे खड़ा करता है और आरू कुछ कहती है उससे पहले ही उसे खड़ा कर उसे कंधे पर उठा लेता है। सभी मुंह फाड़े इस दृश्य को देखते रह जाते हैं। वही जाते हुए आरू अधिराज की पीठ पर मारते हुए बोली, केवल ये क्या हरकत है, आप छोड़ो मुझे, आप बिल्कुल बेशर्म होते जा रहे हो। अधिराज कमरे में आकर आरू को लगभग बिस्तर पर पटकते हुए बोला, अच्छा तो तुम मुझे बेशर्म बता रही हो, तो तुम खुद एक नंबर की बेशर्म हो। ये सुन आरू बेड पर खड़ी होते हुए कमर पर हाथ रखते हुए बोली, अच्छा मैं आपको कहाँ से बेशर्म दिखती हूँ। ये सुन अधिराज उसे ऊपर से नीचे देखता है और उसके ऐसे देखने से एक बार आरू खुद को देखती है, जिसने इस समय ढीली ढाली टी शर्ट और शार्ट पैंट पहनी हुई थी, जिससे उसकी पूरी पैर दिख रही थी। ढीले टी शर्ट से उसके कंधे भी दिख रहे थे, साथ में उसकी इनविया। ये देख वह अपने टी शर्ट को खींचते हुए बोली, ऐसे क्यों देख रहे हो आप। अधिराज दरवाजा लॉक कर अंदर आते हुए बोलता है, ये तो तुम्हें कपड़े ऐसे पहनने से पहले सोचना चाहिए, और तुम इतना मुझसे भागती क्यों हो। ये कह वह उसके पास जाता है। आरू बिस्तर से नीचे कूदते हुए दूसरी तरफ खड़ी होकर बोली, मुझे आपके पास नहीं सोना, आप जाओ अपनी स्टडी रूम में। ये सुन अधिराज उसे घुरते हुए उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो आरू बेड के दूसरे हिस्से पर भागते हुए बोली, डेविल प्लीज, मैंने बोला ना। ये सुन अधिराज गुस्से में बोला, आरू मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। ये सुन आरू जीभ दिखाते हुए बोली, आपको गुस्सा के अलावा आता ही क्या है। ये बोल तो फिर से दूसरी तरफ भाग जाती है। अधिराज जब भी उसे पकड़ने जाता और वह दूसरी तरफ चली जाती। ये देख अधिराज खड़ा हो जाता है और वह उसे देख बोला, आरू क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं चला जाऊं। ये सुन आरू बोली, हाँ। अधिराज बोला, ठीक है। ये बोल अधिराज जाने लगता है। ये देख आरू कुछ सोचने लगती है, पर अगले ही पल अधिराज उसे पकड़कर अपने साथ लिए बिस्तर पर ही गिर जाता है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि आरू समझ भी नहीं पाती, मगर अगले ही पल अधिराज उसके हाथों को पकड़ बिस्तर पर दबाते हुए बोला, अब कैसे भागोगी। यह सुन आरू कुछ बोलती तभी अधिराज उसे गुदगुदी करने लगता है। उसके गुदगुदी करने से आरू जोर जोर से हंसने लगती है।
हंसते हंसते उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। अधिराज जब आरू को इतना ज्यादा हंसते देखता है तो वह उसे छोड़कर अपने हाथ पर सर पर टिका उसे देखने लगता है। एपिसोड 192। अधिराज आरू की करीबी। आरू का विश्वा की बेइज्जती करना। अब आगे अधिराज आरू को एकटक देखे जा रहा था। आरू अभी भी हंस रही थी। हंसते हुए वह खुद को मुश्किल से कंट्रोल करती है और मुड़कर अधिराज को देखी जो उसे ही एकटक बेहद प्यार से देखे जा रहा था। ये देख आरू उसे झटके में बिस्तर पर धकेल देती है। ये होते ही अधिराज उसे ही देख रहा था। तभी आरू उसके पेट पर गुदगुदी करने लगती है। ये देख अधिराज चुपचाप अपने हाथ सिर के नीचे कर लेता है। आरू हर जगह ट्राई कर लेती है कि उसे गुदगुदी पड़े पर वह इस मामले में नाकामयाब रहती है। अधिराज के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। यदि देख आरू चिढ़ जाती है तभी आरू अधिराज के पहने टी शर्ट को खींचकर ऊपर से निकाल देती है। अब अधिराज की जीन बॉडी और ब्रॉड चेस्ट उसके सामने थी। आरू की एक बार फिर नजर उसके बॉडी पर जाती है। वहीं आरू फिर से गुदगुदी करने की कोशिश करती है पर नाकामयाब रहती है। ये देख वह अब अधिराज के ऊपर बैठ जाती है और मुंह फुलाते हुए बोली, टेबल आपको गुदगुदी क्यों नहीं पड़ रही है? तभी अधिराज उसे देखते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता कि गेम बराबर का खेलना चाहिए था? ये सुन आरू बोली, क्या मतलब? ये सुनते ही अधिराज बोला, मैंने तो तुम्हें कपड़े पर गुदगुदी की थी और तुमने मुझे बिना टी शर्ट का। ये तो फेयर गेम नहीं है। उसके बातों का मतलब आरू समझती तब तक अधिराज उसे खुद के ऊपर से नीचे गिरा देता है। ये सब इतनी जल्दी होती है कि आरू हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं, पर अगले ही पल अधिराज उसकी टी शर्ट को निकाल देता है। अब आरू उसके सामने इनरवियर पर ही थी जो उसकी बॉडी अच्छे से रिवील हो रही थी। आरू डर और शर्म से अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, प्लीज मुझे बहुत जोरों की गुदगुदी पड़ती है, प्लीज मेरा दम घुटने लगता है। ये कह वह कहती है पर अधिराज तो कुछ और ही नजर से आरू को देख रहा था। ब्लैक कलर के इनर ब्रा में आरू बेहद सेक्सी लग रही थी। वह उसे उसकी बॉडी को गौर से देख रहा था। तभी आरू को अधिराज की नजरों की तपीस फील होती है। ये होते ही वह अपनी आंखें खोल सामने देखी तो अधिराज की नजरों से मिलती है और उसके नजरों का पीछा कर खुद को देखती है तो वह घबरा जाती है और घबराकर वह कुछ खोजने को होती है पर अफसोस अधिराज एकदम उसके ऊपर आ चुका था। तभी आरू हकलाते हुए बोली, टेबल। वह इतना ही बोली कि अधिराज उसकी गर्दन में हाथ डाल उसका चेहरा थोड़ा ऊपर कर बोला, यू आर लुकिंग सो हॉट माई डियर वाइफी। ये सुन आरू के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और वह शर्म से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। ये देख अधिराज उसका चेहरा अपने तरफ करते हुए बोलता है, अपनी आंखें खोलो वाइफी। उसके कहने में ऐसा क्या था? वह तुरंत अपनी आंखें खोली तो अधिराज उसे देखते हुए बोला, वाइफी मैं यह नहीं कह रहा कि तुम फ्रीडम नहीं हो। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम अपने मन मुताबिक कपड़े नहीं पहन सकती हो। आरू अधिराज को देखने लगी तो अधिराज उसके हाथों को पकड़ उसके साइड में लेट जाता है। आरू का चेहरा उसके चेहरे के करीब हो जाता है। अधिराज आरू का हाथ पकड़ उसके हाथों पर किस करते हुए बोला, बस मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ की जिस बॉडी को मुझे देखना चाहिए वह कोई और देखे। तुम इसे मेरा पागलपन या पॉजेसिव बोल सकती हो पर मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हारी बॉडी कोई और देखे। आरू अधिराज को गौर से देखने लगती है। तभी अधिराज बोला, तुम्हें पता है ये दुनिया मतलबी और बहुत बुरी है और खासकर लड़कों की नजरों में सिर्फ एक हवस होती है, प्यार तो बहुत कम होता है और उनकी हवस पहने हुए कपड़ों के अंदर भी उन्हें तार तार कर देखती है। तुम मेरे कहने का मतलब समझ रही हो ना? आरू के कपड़ों से अधिराज को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी पर आरू की खूबसूरती ऐसी थी कि हर कोई उसे पाने की इच्छा रखने लगता था। आखिर अधिराज भी तो बहका था। आरू अधिराज को देख बोली, एक बात पूछूं आपसे? ये सुन अधिराज उसे देखा तो आरू उसके सीने पर हाथ रख उसकी तरफ मुड़ जाती है। दोनों ही एक उसी की बॉडी को एक दूसरे पर फील कर रहे थे। तभी आरू बोली, क्या आप भी ऐसे ही थे? आपके भी नजरे हर लड़कियों के अंदर सिर्फ एक हवस। वह इतना ही कहती है कि अधिराज उसके होठों पर उंगली रख बोला, तुम इसे हवस कहो या कुछ और। पहली बार यदि मैं खुद को बहकने से नहीं रोक पाया जब तुम्हें पहली बार क्लब में देखा, तुम्हें खुद को तुम्हारे करीब जाने से नहीं रोक पाया, तुम्हारी वो खुशबू देख मैं हर किसी में वही खुशबू ढूंढने लगा जो मुझे नहीं मिलता था। तभी आरू बोली, पर आरू के कहने का मतलब वह समझ जाता है और हर एक पत्नी अपने पति को जानना चाहती है कि उसका पति कितना लॉयल है। अधिराज उसे देख प्यार से बोला, आरू मेरे पास में ऐसी बहुत कुछ चीज हुई थी जिससे कुछ बुरी लत भी लग चुका था और उसमें से एक था मेरी फिजिकल रिलेशन। पर मैंने कभी भी किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं। जितनी भी लड़कियों के साथ मैं था वह सब खुद मुझे प्रवोक की थी। पर तुम्हारे आने के बाद मेरी लाइफ है, तुम्हारे अलावा कभी कोई लड़की नहीं आई। ये सुन आरू बोलती है, आपकी लाइफ में बहुत सारी लड़कियां हैं और यदि वह लड़कियों में से कोई आपके पास लौट आया तो ये बोलते हुए वही याद आया जब उसने रावी का कॉल उठाया था। अधिराज आरू के माथे को चूम बोला, मेरी जिंदगी के अंतिम सांस तक बस तुम रहोगी। बस मुझ पर से कभी विश्वास मत खोना और मुझसे दूर मत जाना। ये सुन आरू बोली, हम तो आपसे दूर जाने का सोच भी नहीं सकते। आप ना मेरे एकदम ऑक्सीजन बन गए हो। ये कह उसके सीने से लग जाती है और अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लेती है। अधिराज भी उसे अपनी बाहों के आगोश में ले लेता है। तभी उसे आरू के होंठ अपने गर्दन पर फिसलते हुए महसूस होते हैं। ये देख वह उसे झटके से आरू खुद को दूर कर उसे घूरते हुए बोला, अब इसे तुम क्या कहोगी? इसे भी बेशर्मी ही कहते हैं। ये सुन आरू अधिराज को घूरते हुए बोली, टेबल प्लीज मेरे प्यार के बीच में ना आप दुश्मन मत बनो। ये बोल अधिराज के ऊपर जाकर उसे देखने लगती है। अधिराज उसे देख मुस्कुराने लगता है। अधिराज को आरू की यही हरकत सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी। वह अधिराज से प्यार करने में कभी पीछे नहीं हटती थी। ये बात अलग थी कि वह अधिराज को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, इसलिए वह उससे दूर भागती थी। पर जब अधिराज के करीबी
उसे अपने पास खींच लाती थी तो वह खुद को सौंप भी देती थी। अधिराज और आरू एक दूसरे को देख रहे थे, तभी अधिराज अपने हाथ उसके खुले कंधे पर रखकर उसे खुद की करीब खींच लेता है और अगले ही पल उसके बालों को खोल देता है जिसे उसने अभी तक जुड़ा बनाया हुआ था। बालों के खुलते ही उसके बाल उसके बॉडी पर बिखर जाते हैं। अधिराज अपने हाथ उसके बालों में लपेट लेता है और उसे खुद के करीब कर उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख चुका होता है और उसे किस करने लगा। धीरे धीरे समय के बीतते हुए उनके की किस लॉन्ग और पैशनेट होती जा रही थी। आरू भी किस में अधिराज का पूरा साथ दे रही थी। दोनों ही एक दूसरे के लिप्स को ऐसे किस कर रहे थे जैसे न जाने कब से प्यास हो। अधिराज अपने हाथ आरू की खुली पीठ पर फिराने लगता है। अगले ही पल उसके बचे हुए कपड़े भी खींचकर निकाल देता है जो आरू के बाल उसे अच्छे से कवर कर रहे थे। आरू एक बार अधिराज को देखी पर अभी भी दोनों के होंठ एक दूसरे में लगे हुए थे। अगले ही पल अधिराज अपने हाथ बड़ा लाइट को ऑफ कर देता है और नाइट बल्ब जला देता है जिसमें सिर्फ दोनों एक दूसरे के चेहरे को देख सकते थे। अधिराज कभी भी आरू को अनकंफर्टेबल कर कभी भी उसके साथ इंटीमेट नहीं हुआ था। दोनों ही इस समय एक दूसरे में खोने को मजबूर हो जाते हैं। देखते ही देखते हैं आरू की चीख भी पूरे कमरे में गुज सी जाती है। अधिराज अपने प्यार की छाप आरू के ऊपर अच्छे से छोड़ रहा था। आरू के हाथों में पहने कुछ चूड़ियों की खनखनाहट पूरे कमरे में गूंज रही थी। अधिराज और आरू एक चादर में लिपटे एक दूसरे के प्यार के आगोश में खो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ वरुण अपने एक कमरे में बैठे अपने हाथों में लिए एल्बम को देखे जा रहा था। एल्बम को देखते हुए उसकी नज़र अपनी प्यारी सी बहन पर पड़ती है जिसे देख उसकी आंखें हल्के नम हो जाती है। उसे याद आता है कि कैसे होली पर वह वरुण को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती थी। दोनों ही भाई बहन एक दूसरे की दुनिया थी, पर समय के साथ दर्द तो उसका कम हो गया था, पर यदि अभी भी नहीं गई थी तो वो थी यादें। वह अपने यादों में खोया था। तभी उसका फोन बजता है। फोन पर लगातार रिंग होने पर वह फोन को रिसीव करता है और अपने का पर फोन लगाता है। तभी उधर से कुछ कहा जाता है जिसे सुन वरुण के हाथ से उसकी एल्बम छूट जाती है और वह बोलता है, अगर तुमने झूठ बोला तो कल का सूरज तुम देख नहीं पाओगे। उधर से एक आदमी बोला, नहीं सर मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। वरुण एक बार उस एल्बम को देखता है और वह तुरंत वहां से निकल जाता है। अगली सुबह अधिराज की नींद जब खुलता है तो आरू को अपने आगोश में सोया हुआ पाता है और आरू ने इस समय अधिराज की टी शर्ट को पहनी हुई थी। अधिराज उसे सोया हुआ देख उसके चेहरे पर आ रहे बालों को उसके पीछे करता है। फिर उसे पिछले रात की बीते हुए आरू के साथ वह पल याद आने लगते हैं। वह याद आते ही वह आरू की तरफ झुकने लगता है। तभी वह रुक जाता है और रुककर आरू को पकड़ खुद के ऊपर कर लेता है। आरू कसमसा कर उसके सीने में सर लगाया सो जाती है। तभी उसके बालों को सहलाते हुए अधिराज बोला, आरू, पर वह कुछ नहीं बोली। अधिराज एक बार और पुकारता है तो आरू बस बोली। तभी अधिराज उसके बालों को पीछे कर उसके कानों के पास जाकर धीरे से बोला, चलो साथ में बात लेते हैं। आरू नींद ने ही बोली, नहीं मुझे और सोना है देविल। अधिराज बोला, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना। आरू उसके गर्दन में सिर छुपाते हुए बोली, नहीं कॉलेज कौन जाता है, मुझे कोई पढ़ाई नहीं करनी है। अधिराज सामने देखा जो काफी लेट हो चुकी थी। वह धीरे से आरू को अपने साइड में लेटा देता है तो आरू फिर से सो हो जाती है। अगले पल अधिराज नीचे उतरता है और अपने कपड़े पहन आरू को अपने गोद में लिए बाथरूम चला जाता है। 1 घंटे बाद दोनों ही तैयार होकर नीचे आते हैं। आरू अपने बाल खुले हुए छोड़े हुए थे और फुल सूट्स पहनी हुई थी। वह नीचे उतरती है। सभी की नज़र आरू पर पड़ी। आरू बेहद खूबसूरत लग रही थी। ना चाहते हुए भी सभी की नज़र उस पर चली ही जाती थी। विश्वा भी आरू को ही देख रहा था। अधिराज अपने मोबाइल से किसी से बातें करते हुए नीचे उतर रहा था। विश्वा खुद से ही बोलता है, कितना बदल गया है ये। तभी अचानक उसकी नज़र आरू पर जाती है और वह कुछ सोचते हुए बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं इसे जानता हूँ। वह सोचने लगता है तभी उसे याद आता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। उसे याद आता है कि रोड पर जब वह लड़की मिली थी जिसने उसे अचानक किक किया था, ये तो वही लड़की है। याद आते ही विश्वा हड़बड़ा कर रखना चेहरा घुमा लेता है। आरू सभी को गुड मॉर्निंग विश कर किचन में चली जाती है। लगभग आधे घंटे बाद वह प्रीता और पूजा के साथ मिलकर बाहर सभी के लिए खाना लाती है। तभी रिया भी अपने कमरे से बाहर आई। रिया ने आज साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी आरू खाना परोसते हुए उसकी नज़र विश्वा पर पड़ी तो वह आंखें छोटी कर बोली, क्या मैं आपको जानती हूँ। ये सुन विश्वा खुद को संभालते हुए बोला, जी नहीं, हम पहली बार मिल रहे हैं। तभी श्वेता जी बोली, आरू बेटा यह है मेरी सिस्टर का बेटा विश्वाराज को। ये सुन आरू बैठते हुए बोली, ओहो आंटी, मुझे लगा कि इसकी शक्ल किसी से मिलती है। वह क्या है? मैं और मेरा देविल हम रास्ते में जा रहे थे, लेकिन ऐसा ही एक आदमी मेरे देविल पर गनताने खड़ा था। ये सुनते ही सभी की खाना खाते हुए हाथ रुक जाते हैं और सभी आरू को ही देखने लगे और अधिराज भी अब तक अपनी चेयर पर बैठ गया था और विश्वा का उड़ा चेहरा देख अंदर ही अंदर उसे हंसी आ रही थी। तभी आरू सारी बातों ने मक्खन लगा बोली, और आपको पता है मेरे देविल से पंगा लेने चला था। मेरे देविल ने तो उसे ना मारने की कोई कसम खाई हुई थी, पर मैंने उसे खूब धूल चटाया था। बेचारा कभी मुझे भूल भी नहीं पाएगा। भले ही आरू नहीं पहचानी, पर हर इंसान की नज़र विश्वा पर ही चली जाती है क्योंकि सभी लोग जान जाते हैं कि आरू जरूर विश्वा के बारे में ही बात कर रही होगी। तभी अनिरुद्ध हंसते भी बोला, क्या बात है भाई, आप किसी लड़की से मार खाए हैं? ये सुन आरू बोली, अरे जीजू, इन्होंने थोड़ी ना खाया है, वह तो किसी और ने। ये बोलते ही अचानक उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वह विश्वा को घूरते हुए बोली, क्या वह सच में आप ही थे? ये बोल वह कुछ कहती तभी अधिराज आरू का हाथ पकड़ उसे बैठाते हुए बोला, चुपचाप नाश्ता करो। सभी को देखते देख चुप होकर नाश्ता करने लगी। थोड़ी देर बाद आरू अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। वही अधिराज विश्वा के साथ ही अपने ऑफिस के लिए निकलता है।
प्रीतम रोहान को बोला, आज आप दादी के साथ रहो, मैं ऑफिस से आता हूँ। रोहान भी मान जाता है, उसे तो बल्कि अच्छा ही लग रहा था यहाँ पर। वही प्रीतम भी अधिराज के साथ निकल जाता है। वही श्वेता जी भी सभी को देख बोली, अब हम सब चलते हैं। ये सुन दादी बोली, कुछ दिन तो रुक जाओ बेटा। ये सुन श्वेता बोली, माँ सुरभि भी प्रेग्नेंट है, हमें चलने दीजिए। और जहाँ तक बात है, अनिरुद्ध और रिया यहाँ रुक जाते हैं। और विश्वा भी। मैं चाहती हूँ विश्वा और अधिराज के बीच की सारी मैटर भी खत्म हो जाए। सभी को उसकी बात सही लगी। राधिका कुछ परेशान सी थी और खाना खाते हुए भी फोन पर किसी से कांटेक्ट कर रही थी। एपिसोड 193, शिव और बरखा की पहली किस, मुझे तुम्हारा जीजा बनना है। राधिका को खाना खाते समय भी मोबाइल पर किसी से कांटेक्ट करते देख उनके बगल में बैठे विक्रम बोले, राधिका ये सब क्या है। राधिका हड़बड़ा जाती है और विक्रम को देखी तो विक्रम बोले, खाना खाते समय मोबाइल, आपका ध्यान कहाँ है, पहले खाना फिनिश करिए, उसके बाद काम अपना बाद में करिएगा। राधिका कुछ कह नहीं पाती और चुपचाप अपना खाना खाने लगी, पर उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। वह थोड़ी ही देर में उठते हुए बोली, मेरा हो गया। और फिर वह जाने को होती है कि अचानक सभी को देख बोली, मुझे आप सभी से कुछ कहना है। सभी उसे देखते हैं तो राधिका एक गहरी सांस लेकर बोली, मुझे कुछ दिन के लिए आउट ऑफ इंडिया जाना है। ये सुन विक्रम की आंखें बड़ी हो जाती है और वह उसे घूरते हुए बोला, कहाँ जाना है तुम्हें। ये सुन राधिका उन्हें आंखें दिखाते हुए बोली, अभी तो आपने सुना ना कि मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना है। ये सुन विक्रम बोले, तुम कहीं नहीं जाओगी। ये सुन राधिका बोली, पर क्यों। तभी विक्रम किसी बच्चों की तरह बोले, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। ये सुनते ही दादाजी के गले में तो खाना ही अटक जाता है और वह खांसने लगते हैं। राधिका अपने बेशर्म पति को बुरी तरह से घुरे जा रही थी और खुद से बोली, अधिराज अपने बाप पर ही पड़ा है एकदम, दोनों बाप बेटे बेशर्म। तभी विक्रम जी बोले, तुम नहीं जाओगी और तुम्हें जाना है तो तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। ये सुन राधिका दांत पीसते हुए बोली, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी बातें मानूंगी। यह सुन विक्रम तनकर खड़े होते हुए बोले, तुम्हारी बातें घर के सभी लोग मानते होंगे, पर भूलो मत मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी बात काट नहीं सकती। यह सुन राधिका कुछ बोलने को हुई, तभी विक्रम आगे बढ़कर उसके कान के पास बोले, और यदि तुमने मुझे मना किया तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, ये बात तुम्हें अच्छे से पता है। विक्रम की डबल मीनिंग बात सुन राधिका के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। सभी को लगता है कि राधिका गुस्से में है। तभी दादी भी बोली, हाँ राधिका बेटा, इतने समय से तुम बिजनेस और काम के चक्कर में ही रह रही थी। अब तो अधिराज और बच्चों ने सारी कंपनी को भी संभाल लिया है और यदि तुम्हें कहीं जाना भी है तो मेरे हिसाब से विक्रम के साथ जाना चाहिए। इसी बहाने तुम दोनों एक दूसरे के साथ भी रहोगे। अपनी लाइफ की इस उम्र का पड़ाव हो गया है और तुम दोनों कभी एक दूसरे के साथ नहीं रहे। ये सुन एक बार के लिए राधिका भी विक्रम को देखने लगी। यह सच था कि फौज में उसके पति रहते थे, इसलिए उनका आना बहुत कम था। राधिका भी बिजनेस में खुद को डुबा चुकी थी। जब कभी उसके पति आते भी थे तो बहुत मुश्किल से दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत समय दे पाते थे। ये याद आते ही राधिका अपने को इमोशनल होने से रोकी और वह हाँ में सिर हिलाकर आगे चली गई। वही विक्रम किसी बच्चों की तरह खुश होकर अपनी माँ के गले लगते हुए बोले, थैंक यू मेरी माँ, आप मेरे दिल का हाल हमेशा जान जाती है। वही विक्रम को ऐसे बच्चों की तरह देख एक बार राधिका पीछे मुड़कर देखी, फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। ये बहुत कम राधिका को देखने को मिलता था। शिल्पा तो विक्रम और राधिका को घुरे जा रही थी और खुद से कहती है, मेरा पति तो मुझसे कभी इतना प्यार नहीं करता। आखिर सब कुछ उनके ही नसीब में क्यों अच्छा है। ये बोल अपने पति को भी बड़े प्यार भरी उम्मीद से देखने लगी, पर अगले ही पर अमन उठना है और वहां से चला जाता है। ये देख शिल्पा जल जाती है। तभी धीरेन्द्र जी विक्रम से बोले, अब तुम दादा बनने की उम्र हो गई है, यह क्या तुम हरकतें कर रहे हो। ये सुन विक्रम बोला, दादा बनने की उम्र है पर प्यार करने की उम्र थोड़ी ना बूढ़ा होता है। ये बोल वह आंख मार अपने ही पापा को चला जाता है। एक तरह से उन्हें ही उनका आईना दिखा दिया था। सच ही तो था, आखिर दादाजी भी दादी से इतना बेइंतहा प्यार जो करते थे। वही ऑफिस में विश्वा और अधिराज दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। अधिराज अपने चेयर पर बड़े ही रौब से बैठा हुआ। अधिराज उसको देखते हुए बोला, क्या अब तुम बोलने का कष्ट करोगे कि आखिर तुम्हारी इतनी मेहरबानी मेरे पर क्यों हुई। नहीं वह क्या है, तुम तो मुझे मार डालना चाहते थे, तो फिर तुम्हारे में ये बदलाव कैसे आया। विश्वा अधिराज को ही देखता रहता है और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, बस मुझे सच्चाई का कुछ हिस्सा पता चला है। ये सुन अधिराज फीकी मुस्कान से बोला, क्यों मेरे जुबान की सच्चाई तुमको सच्चाई नहीं लग रही थी। जरा मैं भी तो जानूं किसके जुबान से सच्चाई तुमने जान लिया है कि तुम मेरे पास खुद वापस आए। विश्वा एक गहरी सांस लेकर बोला, मुझे ये बात पता चली कि तुम किसी भी ड्रग्स इनलीगल काम में नहीं है और तुमने रावी के साथ कुछ नहीं किया था, और किसने किया था मुझे ये बात पता चल चुकी है। ये सुनते ही अधिराज एक पल के लिए उठकर बैठ जाता है। आखिर वह भी तो जानना चाहता था आखिर इन सब के पीछे था कौन। उसे शक तो था पर सबूत नहीं था। ये सुन अधिराज उसे गौर से देखा। तभी अधिराज बोला, कौन है। विश्वा अपनी चेयर पर लीन होते हुए बोला, ये तो पहली बात हुई कि मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था, पर इस बात को बताने के बदले मुझे कुछ चाहिए। ये सुन अधिराज उसे देखते हुए बोला, पॉलिटिक्स खेलना तुम जान चुके हो। ये सुन विश्वा मुस्कुराते हुए बोला, राजनीति में यही तो होता है, दूसरों के फायदे कराने से पहले अपना फायदा देखो, तभी इंसान इस राजनीति में टिक पाएंगे। अधिराज उसे घुरकर बोला, क्या चाहते हो तुम। विश्वा बोला, मेरी 2 शर्तें हैं और इन 2 शर्तों में तुम्हें मेरी दूसरी शर्तें माननी ही होगी। अधिराज उसे घुरकर बस देखता ही रह जाता है। वहां पर इस समय प्रीतम भी मौजूद है। तभी प्रीतम बोला, अब अपनी यह कहानी बंद करो और बता भी दो कि आखिर कौन सा लालच लेकर तुम यहाँ पर आए हो।
वह क्या है ना, अधिराज बहुत बड़ा दानवीर है। विश्वा उसे घूरकर देखते हुए बोला, अपना मुंह बंद रखो। यह वह बोल अधिराज को देखता है जहां उसका भी सब रब टूट रहा था। इसलिए विश्वा सीधे पॉइंट पर आता है और बोला, मेरी पहली शर्त है कि तुम मेरा राजनीति में साथ दोगे। ये सुन अधिराज अपना सिर सहलाते हुए बोला, और दूसरी शर्त? ये सुन विश्वा मुस्कुराते हुए बोला, दूसरी शर्त है कि मैं तुम्हारा जीजा बनना चाहता हूँ। ये सुनते ही प्रीतम को खांसी आ जाती है। कहाँ यह ऐसे ही दुश्मनी में उसके नाक में दम करके रखा था और जीजा बनकर सेवा करवाने का दिमाग लगा रहा था। तभी अधिराज बोला, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? ये सुन विश्वा बड़े ही टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, तुम्हें बता रहा हूँ यही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो तुम मुझे अच्छे से जानते हो। मुझे आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा दोस्त रह चुका हूँ, वह भी लंगोटिया। यार इतना तो तुम मुझे जानते होंगे कि यदि मुझे कोई पसंद आया है तो मैं उसे हर हाल में अपने पास लाऊंगा। पर मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते में खराबी आए, तो क्यों ना तुम्हारी मंजूरी मिल जाए। ये सुन अधिराज बोला, पर प्रीता तुम्हें नहीं पसंद करती। यह सुनते ही प्रीतम हैरानी से अधिराज को देख बोला, क्या तुम्हें पता है कि यह प्रीता के पीछे पड़ा है? ये सुन विश्वा मुस्कुराते हुए बोला, चलो ये तो अच्छी बात है कि तुमने मेरा आधा काम आसान कर दिया। तुम्हें ये पता है कि मैं तुम्हारी बहन को पसंद करता हूँ? ये सुन अधिराज उसे गौर से देखने लगा। तभी विश्वा से प्रीतम बोला, और तुमने ये पहली शर्त ना मानने का ऑप्शन क्यों छोड़ा? ये सुन विश्वा उसे घूर कर बोला, तुम्हें वकील किसने बनाया? ये सुन प्रीतम कुछ कहता तभी विश्वा बोला, मैं इसका जीजा बनूंगा तो राजावत नाम मुझसे जुड़ेगा, और अधिराज सिंह राजावत तो कभी चाहेगा नहीं कि मैं इस इलेक्शन में हारूं। ये सुन प्रीतम बोला, साले तुम एक नंबर के कमीने हो। तुम नेता ही बनने लायक था क्योंकि यह तेरे पर सूट करता है। अधिराज उसे देख आगे बोला, तुम्हें पता है कि प्रीता की लाइफ का फैसला सिर्फ मैं नहीं ले सकता, बाकी लोग भी हैं। ये सुन विश्वा बोला, तुम्हारी यदि हामी है तो बाकियों की टेंशन नहीं है, और उसकी चापलूस माँ की तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुन अधिराज घूरते हुए बोला, चाची है वह, मेरी इज्जत से बात करो। ये सुन विश्वा हंसते हुए बोला, और मेरी सासू माँ? अधिराज कुछ नहीं कहता, बस हल्का सा मुस्कुरा देता है, पर उसकी मुस्कुराहट कोई देख नहीं पाता। तभी अधिराज बोला, ठीक है मैं तुम्हारी यह शर्त मानता हूँ। ये सुनते ही विश्वा एक पेन ड्राइव सरकाते हुए बोला, ये लो, तुम्हें तुम्हारे सारे सबूत मिल जाएंगे और तुम इसके बाद जो करना चाहो, और यदि मेरी हेल्प लेना चाहिए तो मैं जरूर मदद करूंगा। आफ्टर ऑल इन लोगों ने मेरे दोस्त को सभी लोगों की नज़र में गिराया था और मेरे भी नज़र में। अधिराज पेनड्राइव को अपने लैपटॉप में लगाता है। प्रीत भी उसके बगल में बैठ जाता है और जैसे जैसे वह सब कुछ देखता जाता है उसके हाथों की मुट्ठियां कश्ती जाती है। वह गहरी सांस लेकर बोला, प्रीतम वैभव से बोलो जरा वरुण सिंधे के साथ मेरी मीटिंग फिक्स कराएं। रात का वक्त ग्रेवाल हाउस। बरखा और सौम्या दोनों इस समय अपने कमरे में बैठे अपना कॉलेज का काम कर रहे थे। पर काम तो सिर्फ सौम्या कर रही थी, बरखा तो कहीं खोई हुई थी, जो सौम्या कब से और यहाँ तक कि कॉलेज से भी नोटिस कर रही थी। जब उससे नहीं रहा गया तो वह बरखा का कॉपी बुक उसके ऊपर से हटाते हुए बोली, जब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो किताब को अपने पास रखने से वह अपने आप नहीं घुसेगी। ये बोल उसकी तरफ मुड़ बोली, अब बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? ये सुनते ही बरखा सौम्या को देखने लगती है। वह खुद से बोली, क्या मैं सौम्या से पूछूं कि नहीं? वह इस उधेड़बुन में थी। तभी सौम्या बोली, देख भूल मत कि मैं तेरी भाभी से पहले तेरी दोस्त हूँ, और सबसे बड़ी बात मैंने अपनी भाभीयों से सब कुछ शेयर करती है। ये सुन बरखा को थोड़ी सी तसल्ली मिली और वह अच्छे से बैठते हुए सौम्या का हाथ पकड़ बोली, सौम्या एक बात तुझसे पूछना है। ये सुन सौम्या बोली, हाँ तो बता, मैं भी वही सुनने के लिए बैठी हूँ। ये सुन बरखा बोली, क्या कभी मतलब जो लड़के लड़कों में लड़की लड़की आई मीन लड़के लड़कों में इंटरेस्ट रखते हैं? ये सुन सौम्या बोली, पहले तो तू हकलाना बंद कर। बरखा गहरी सांस लेकर बोली, मेरे कहने का मतलब जो लड़के किसी लड़के में इंटरेस्ट रखते हैं तो क्या वह कभी लड़कियों में इंटरेस्ट दिखाते हैं? ये सुन सौम्या बोली, जहाँ तक मैंने सुना है कि ऐसे लोग में चांसेस बहुत कम है, क्योंकि हमने टीवी में और सुना है कि अगर माँ बाप बेइज्जती के डर से लड़की से शादी करा भी दे रहे हैं तो भी वह शादी चलती नहीं, क्योंकि लड़कों की इंटरेस्ट नहीं रहती। तो इस मुताबिक जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ लड़के सिर्फ लड़कों में ही इंटरेस्ट रखते हैं, यदि वह गे है तो। ये सुन बरखा खुद से बोली, तो फिर वह क्या था? ये बोलते हुए वह होली के दिन में खो जाती है। जब वह सभी होली खेल बैठी हुई थी तभी गिलास में ठंडाई पीते हुए हल्के हल्के डगमगाते कदमों से शिव उसके पास पहुंचता है और बरखा को देख बोला, वाह जी, आपने तो सभी के साथ होली खेली पर आपने मेरे साथ बिल्कुल नहीं खेली। ये तो गलत बात है। ये सुन बरखा बोली, मैं आपके साथ क्यों होली खेलूं? आप मेरे लगते ही कौन हो? ये सुन शिव उसके करीब आते हुए बोलता है, अब ऐसा भी मत बोलिए, मैं आपके भाई का दोस्त हूँ। ये सुन बरखा उसे ऊपर से नीचे देखते हुए बोली, मैं अजीब प्राणियों के साथ बातें नहीं करती, जाकर किसी अपने के जैसे इंसान पर लाइन मारो और बातें करो। यह वह जाने लगती है। अचानक शिव उसका हाथ पकड़ उसे पीछे खींच लेता है। ये होते ही बरखा उसे कुछ कहने को होती है कि शिव उसके थोड़े करीब आ जाता है। उसके करीब आते ही बरखा के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और वह हकलाते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, ये तुम क्या कर रहे हो? देखो मैं कोई लड़का नहीं हूँ, प्लीज मुझसे दूर रहो। ये कह वह उसे खुद से दूर करने लगी। तभी शिव अपने हाथों में कलर लेते हुए बोला, मिस बरखा, कलर लगाने के लिए लड़का या लड़की होने की जरूरत नहीं है। ये बोल वह उसके चेहरे पर कलर लगा देता है। ये होते ही बरखा गुस्से में बोली, अभी मैंने मुंह धुला था और आपने पूरा कलर लगा दिया, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। यह बोलकर थाल से कलर लिए शिव की तरफ भागती है। तभी अचानक बरखा का पैर फंसता है और वह शिव को पकड़ लेती है और शिव के साथ ही वही घास पर धम्म से गिर जाती है, पर गिरते ही दोनों ही एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं।
शिव नीचे और बरखा ऊपर। तभी बरखा को एहसास होता है कि वह किस पोजीशन में गिरी है। वह उठने को होती है, अचानक वह फिर से फिसलती है और उसके होंठ शिव के होठों पर टच से हो जाते हैं। ये होते ही बरखा के पूरे शरीर में एक झंझनाहट सी हो जाती है और वह सॉरी बोलकर जैसे ही दूर हटने को हुई वैसे ही अचानक शिव उसे अपने नीचे पलट देता है। ये होते ही बरखा, जिसके दिल की धड़कनें बढ़ी थी, वह हकलाते हुए उसे देखती है। तभी शिव बरखा को देखते ही अचानक झुककर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। लगभग 10 सेकंड बाद वह उससे दूर होते हुए बोला, तुमने मेरी फर्स्ट किस चुराई, जिसे मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए बचा कर रखा था, इसलिए मैंने तुम्हारी भी किस ले ली, हिसाब बराबर। ये बोल उसके ऊपर से उठते हुए बोला, और हाँ, ये बात किसी को बताना मत, नहीं तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, कोई मुझे अपना बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाएगा। बरखा तो आंखें भाड़े शिव को ही कब से देखे जा रहे थे। शिव तो चला जाता है पर बरखा का शरीर इस एहसास से काम सा जाता है और वह खुद से बोली, क्या मैं एक विचित्र इंसान को किस किया। एपिसोड 194। अगर आप बच्चे अभी नहीं पैदा करोगे तो आप बूढ़े हो जाओगे। अब आगे। बरखा को खोया हुआ देख सौम्या बोली, क्या हुआ, कहाँ खो गई तुम। बरखा अपने होश में आते हुए बोली, वह मैं तुम्हें बता रही थी कि यह बोलते बोलते उसे फिर से शिव की बातों का याद आ गया, जब उसने कहा था ये बात किसी को मत बताना, उसकी इज्जत की बात है। ये ख्याल आते ही बरखा खुद से बोली, तुम्हारी इज्जत का कबाड़ा बनाना होता तो बना देता, पर इससे मेरी भी इज्जत जुड़ी है। वह सौम्या की तरफ देख बोली, कुछ नहीं। तभी सौम्या उठकर जाते हुए बोली, चलो मैं चलती हूँ, हमारा भी 2 दिन के बाद एग्जाम है, पता नहीं आरू पढ़ाई कर भी रही होगी या नहीं। ये सुन बरखा थोड़ी टेंशन में बोली, यहाँ तो मैं उसे जबरदस्ती पढ़ाई करवाती थी, पर वहाँ। तभी सौम्या जाने को होती है कि उसे डोर पर ही वैभव दिख जाता है। वैभव को देखते ही सौम्या उसे देखती है तो वैभव बोला, रात के 12 बजे बज चुके हैं और तुम ऐसे ही बैठी हो। सौम्या उसे आंखें दिखाए और धीरे से निकल जाती है। वैभव भी उसके पीछे चला जाता है। या देख बरखा को हंसी आ जाती है। वही कमरे में जाते ही वह मुंह बनाकर बिस्तर पर लेट जाता है। ये देख सौम्या बोली, क्या हुआ, अब आपको बात नहीं करनी। यह बोल वह वॉशरूम जाती है और कुछ देर में नाइट गाउन पहनकर बाहर आती है। तभी सौम्या एक किनारे बैठते हुए अपने बुक को लेकर बैठ हुए बोली, हमारा 2 दिन के बाद एग्जाम है, हमें तैयारी करना है। वैभव उसे देख बोला, सौम्या मैं इतना तो कमा लेता हूँ कि मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी कर सकूं। क्यों तुम अपना इतना दिमाग खपा रही हो, एंजॉय करो। ये सुन सौम्या उसे बुरी तरह से घूरकर देख रही थी। तभी वैभव बात बदलते हुए बोला, मेरे कहने का मतलब है तुम तो ऑलरेडी पढ़ने में तेज हो, तो तुम्हें पढ़ने की क्या जरूरत है। ये बोल खिसक कर उसके पास आता है और बुक को पकड़ साइड टेबल पर रख देता है। सौम्या कुछ कहने को होती है कि वैभव उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोला, कुछ पढ़ाई अपने पति के साथ भी कर लो। ये सुन सौम्या की शर्म से गाल लाल हो जाता है। ये देख वैभव हंसते भी बोला, शर्माते हुए तुम कितनी प्यारी लगती हो। ये बोल सौम्या का चेहरा हाथों में भर लेता है। सौम्या उसे खुद से दूर करते हुए बोली, मुझे सोना है। ये सुन वैभव बोला, ये तो गलत बात है। उसे खुद की तरफ करता है और अगले ही पल उसके ऊपर आ जाता है। सौम्या कुछ कहती उससे पहले ही वैभव उसके होठों पर अपने होंठ रख चुका था। 10 मिनट किसके बाद बोला, सौम्या अगर मुझे नौकरी नहीं करना होता ना तो मैं दिन भर तुम्हारे इन होठों से उलझा रहता। ये सुन सौम्या शर्म से आकर वैभव के बाहों में खुद को छुपा लेती है। वैभव उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ आंखें बंद कर लेता है। वही अधिराज जब अपने कमरे में पहुंचता है तो बिस्तर पर देखा तो चारों तरफ से बुक फैली हुई थी और उसके बीच में आरू अपनी अच्छी खासी लेट नींद को पूरा कर रही थी। अधिराज खुद से बोला, पहली बार मैं किसी को इतना पढ़ाकू देख रहा हूँ। क्या सच में मेरी बीवी इतना पढ़ती है। तभी वह एक गहरी सांस लेकर जाकर अपने कपड़े चेंज कर जब अंदर आता है तो उसकी सारी बुक को समेटने लगता है। तभी आरू आहट पाकर उठकर बैठ जाती है और हड़बड़ाते हुए बोलती है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। ये सुन अधिराज उसे घूरते हुए बोला, अच्छा तो सोते हुए भी कोई पढ़ाई करता है। आरू पूरी तरह से आंखें खोलने की कोशिश करते हुए बोली, मेरा परसों से एग्जाम है, उसके बाद मैं 3rd सेमेस्टर में चली जाऊंगी। अधिराज सारे बुक को एक साइड रखते हुए और उसको देख बोला, एक बात बताना, तुम पास कैसे होती हो। ये सुनते ही आरू के जैसे पूरी नींद हवा हो जाती है और वह अधिराज को देख बोली, क्यों, आपको मेरी परफॉर्मेंस पर कोई शक है। ये सुन अधिराज वहां बैठते हुए उसके कान के पास धीरे से बोला, नो डाउट तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ये सुन आरू मुस्कुराती है पर अगले ही पल अधिराज बोला, पर सिर्फ बिस्तर पर। ये सुनते ही आरू एक तकिया खींचकर अधिराज को मारती है पर अधिराज उसे पकड़ लेता है और उसे गुस्से में बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे हाथ पैर कुछ ज्यादा ही चल रहा है। ये सुन आरू बोली, मैं इतना पढ़ाई करती हूँ, क्या आपको लगता है कि मुझे मेरे स्कूल के फूफा जी पास करते हैं। ये बोलते हुए ही अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। ये देख अधिराज को हंसी आ जाती है। सच्चाई यही था कि पास की जिम्मेदारी वहां के प्रिंसिपल सर ही उसे किसी तरह डका ही देते थे ताकि वह फेल न हो। अधिराज बगल में बैठता है और आरू को खुद के आगोश में खींच लेता है। आरू ने इस समय शर्ट और पैट की नाइट सूट पहनी हुई थी। बालों को हमेशा की तरह जुड़ा। अधिराज उसके बालों के जुड़ा को खींच देता है तो आरू के लंबे घने बाल फैल जाते हैं। अधिराज अपने नाक उसके बालों से लगा स्मेल करने लगता है। उसे आरू का खुला हुआ बाल और उसमें अपना चेहरा छुपाना उसे बहुत पसंद था। वह उसकी गर्दन को स्मेल करने लगा। अधिराज काफी देर तक ऐसा करता है और आरू चुपचाप बैठी रहती है। तभी अधिराज उसको उठाकर अपने दोनों पैरों के बीच अच्छे से एडजस्ट कर उसे खुद के ऊपर लेकर अपना सिर बेल से टिका देता है। रो उसके ऊपर लेटे हुए साइड में मुड़ जाती है और अधिराज का चेहरा देखने लगती है। तभी अधिराज उसका सिर सहलाते हुए बोला, आरू तुम्हें अपने लाइफ में क्या करना है, कभी तुमने सोचा है।
ये सुन आरू बोली, बहुत कुछ सोचा और उससे बोली, बहुत सारा पैसा, बहुत बड़ा घर, ढेर सारे नौकर, सभी मुझे देखते ही अपना अदब से सर झुकाए। ये बोलते हुए वह अधिराज को देखे जा रही थी जो उसे बुरी तरह से घुरे जा रहा था। तभी आरू बोली, पर मुझे ये सब मिलकर भी नहीं मिला। ये सुन अधिराज बोला, वह कैसे? आरू बैठते हुए बोली, हम अधिराज सिंह राजावत की वाइफ और राधिका सिंह राजावत की बहू, जिसके आगे सभी लोग सलाम ठोकते हैं, पर मुझे तो कोई भाव भी नहीं देते। ये बोल मासूम सा फेस बनाकर अधिराज को देखने लगी। अधिराज को भी एहसास होता है उसने आरू को अपनी पत्नी अभी तक पब्लिकली नहीं किया है। तभी अधिराज आरू को अपने गोद में बैठा बोला, आरू। तभी आरू बोला, डेविल आप मुझे क्यों छुपा रहे हो? क्या आपको कोई और दूसरी शादी करनी है? ये सुन अधिराज उसे घूर बोला, अपने मुंह से यह बात दोबारा मत बोलना। ये बोल उसके माथे को चूम बोला, बहुत जल्द तुम आरू अधिराज सिंह राजावत के नाम से जानी जाओगी और उसमें थोड़ा समय है। ये सुन आरू कुछ नहीं बोली, वह उसके सीने से लगी रहती है और फिर अधिराज के हाथ अपने बालों में रख देती है। कुछ सोच अधिराज को देखते हुए बोली, आपने मुझसे पूछा ना मुझे क्या पसंद है? अधिराज उसे देखा तो आरू बोली, मुझे बॉक्सिंग प्लेयर बनना है और बहुत आगे लेवल तक भी खेलना है। ये सुन अधिराज उसे गौर से देखा तो उसे आरू की आंखों में डेडिकेशन दिखता है। ये देख वह उससे बोला, मैं तुम्हारे लिए एक कोई हायर करता हूँ जो तुम्हें ट्राइन करे। ये सुनते ही आरू खुशी से बोली, क्या सच में? ये सुनते ही आरू उसके गले लग बोली, मैंने तो सुना है ऐसे कोच काफी महंगे होते हैं। ये सुन अधिराज बोला, भूलो बोल मत, तुम्हारा पति कितना पैसा वाला है? ये सुनते ही आरू बोली, बात तो सही कहा आपने। आरू की बचपने को देख अधिराज मुस्कुरा देता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। आरू फिर से कुछ सोचते हुए ही वह अधिराज की तरफ देख बोली, डेविल हम बच्चे कब पैदा करेंगे? ये सुनते ही अचानक अधिराज को खांसी आ जाती है और वह उसे देख बोला। ये सुन आरू हाँ में सिर हिला बोली, आपको पता है मुझे आज ही पता चला आपकी उम्र पूरी 30+ है। आप मुझसे काफी बड़े हो, अगर अभी भी बच्चा नहीं पैदा कर रहे हो तो कुछ समय बाद बूढ़े हो जाओगे। उसकी यह बातें सुन अधिराज उसे गुस्से में घुरते हुए देख रहा था। आरू ये बात कुछ इतनी मासूमियत से बोली जैसी वह किसी दादी अम्मा की तरह उसे समझा रही हो। वही अधिराज उसे घूरते हुए बोला, मुझे नहीं पता था मेरी वाइफ को बच्चे इतने पसंद है। ये सुन आरू अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली, नहीं मुझे नहीं बच्चे पसंद, बच्चे बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं। ये सुन अधिराज बोला, अच्छा तो फिर जब हमारे बच्चे होंगे तो उन्हें कैसे ख्याल रखोगी? ये सुनते ही आरू हंसते हुए बोली, उसके लिए आप हो ना, मैं उसे सिर्फ दूध पिलाऊंगी, बाकी का सारा देखभाल सिर्फ आप करने वाले हो, यहाँ तक के डायपर चेंज भी। आरू की यह बात सुन अधिराज उसे देखने लगा। तभी आरू को एहसास होता है उसने क्या कहा। यह एहसास होते ही वह कंबल से खुद कवर कर लेती है। अधिराज ये देख मुस्कुरा देता है, पर आरू की बात को सोचते हुए ही उसके मन में अजीब सी खुद फीलिंग होती है। पर वह खुद से बोला, नहीं आरू तो ये बचपने में बोल रही है, वह खुद एक बच्ची है, वह बच्चे कैसे